तो आज तारीख है 22 दिसंबर और आज की जितनी भी हमारे इंडिया की लीडिंग न्यूज़पेपर है उन सब की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस सबको हम कवर करेंगे। तो अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो हम जानते हैं जो लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में बात भी की थी द करंट्स में, और वो पास हो गया लोकसभा में भी, कल राज्यसभा में पास हो गया था। शोर शराबा मचता रहा और बिल पास हो गया। एक न्यूज़ आई है जो मैरिज एज को बढ़ाने के लिए जो बिल आया है वो हाउस पैनल ने रिव्यू के लिए भेज दिया है। तो अब चलो वो कमेटी पे गया है, तो अब देखते हैं उसको क्या आता है। एक एक न्यूज़ है जो टीएमसी को लेके आई है कि कोलकाता की जो म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन हुए उसमें टीएमसी ने एकदम स्वाइप ही मार दिया। 144 सीटों में से 134 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। एक जो श्रीलंका के फिशर्स हैं तो उनको पकड़ लिया श्रीलंका ने, कल भी हम लोगों ने बात की थी। उनको लेके फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार से बात करना चाहेंगे, श्रीलंका की सरकार, तो उस हिसाब से छोड़ेंगे जो भी है। तो उसको लेकर न्यूज़ है। और एक आई है जो एंटी नेशनल क्या होता है इस वर्ड को लेके, तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हमारे हेड हैं उन्होंने लोकसभा में बताया है कि एंटी नेशनल जैसी वर्ड पहली बात तो संविधान में नहीं है और दूसरा ऐसा वर्ड किसी लॉ में भी नहीं है। और बाय द वे जहां तक एंटी नेशनल की बात आती है ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, ना कि केंद्र का। अब ये कैसे? देखो हुआ क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था। हम जानते हैं इंदिरा गांधी जी के समय पे आया था जब इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 31B में एंटी नेशनल जैसे शब्द जोड़ दिए थे जिसके तहत वो किसी को भी एंटी नेशनल गतिविधि करने में पकड़ सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जब इमरजेंसी हटती है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और 1977 में 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में आता है। उन्होंने 31B आर्टिकल को पूरी तरीके से हटा ही दिया था और वो दिन है, आज का दिन है। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी नेशनल जैसा कोई वर्डिंग ही नहीं है। अब अगर बात आती है एंटी नेशनल चीज़ों को करने की, तो स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं या एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कोई जो हथियारों का यूज कर रहे हैं या जो टेररिस्ट होते हैं उनको हम एंटी नेशनल मान सकते हैं। बेसिकली जो भी लोग हथियारों का या ऐसी चीज़ों को यूज कर रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, देश को अपमान पहुंचा रहे हैं, सीधी सी बात, उनको एंटी नेशनल माना जा सकता है। और कभी भी लोग आजकल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी एंटी नेशनल से जोड़ देते हैं, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कभी एंटी नेशनल नहीं होता। देश बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट बहुत छोटी चीज है उसके सामने। और बाय द वे यही चीज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लोकसभा में भी कह दी गई है कि जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके प्रोसिक्यूशन की जब बात आती है तो वो स्टेट का मैटर होता है, ना कि केंद्र सरकार का। लोग सोचते हैं ये सब केंद्र सरकार करती है, लेकिन नहीं, ये सब स्टेट का मैटर होता है। तो दैट्स ऑल इस न्यूज में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वो पेज नंबर 10 पे आई है द हिंदू के, चिलाई कलन को लेके। अब चिलाई कलन क्या होता है? चिलाई कलन हर साल 40 दिन का एक ऐसा पीरियड होता है जो कि कश्मीर में पड़ता है, जो कि डीप फ्रीजिंग पीरियड होता है। हम देखते हैं डल लेक वगैरह भी वहां पे जम जाती है, एकदम बर्फ ही बर्फ गिरती है, 2-2 फुट की बर्फें जम जाती हैं कई कई जगह। तो चिलाई कलन अभी हाल में जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है तालिबान को लेकर कि अफगानिस्तान में सोचो काबुल में प्रोटेस्ट हुआ है, काफी लोगों ने एक रैली निकाली है और वो लोग मांग कर रहे हैं $200 बिलियन की इंटरनेशनल कम्युनिटी से। किसके लिए? कि उनको खाने पीने या जो मेडिकल एड की सुविधाएं हैं वो मिल सके। अब देखो एक सिंपल सी बात है, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पैसा मांगेंगे और तालिबान वाले ये होने देंगे? बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात यह है कि तालिबान को खुद पैसा चाहिए है, उसने खुद लोगों को खड़ा कर दिया है कि करो प्रोटेस्ट, हम तुम्हारी फोटो खींच के और डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया में जिससे पैसे भेजे जाए। और बाय द वे अगर बात की जाए तो ऐसा भी नहीं है लोग भेज नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि OIC की मीटिंग में भी तय किया गया था कि फाइनेंशियल एड दी जाएगी और जर्मनी भी दे रहा है, UN में भी ये ट्रस्ट फंड बनाया गया था उसमें भी देने की बात की गई थी। भारत ने अभी वाया पाकिस्तान हम लोग देखते हैं मेडिकल एड भेजी थी अभी 2-3 दिन पहले। और अभी NSA की मीटिंग हम लोगों ने की थी, उसमें भी ये तय किया गया था कि हम लोग जो फाइनेंशियल एड है वो अफगानिस्तान को पहुंचाएंगे। बाय द वे भारत ने तो अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। $3.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है भारत का अगर बात करें अफगानिस्तान में। हम देखते हैं कि 220 गीगावाट की हम लोग देखते हैं KW की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी हम लोगों ने बिछाई थी, पार्लियामेंट बनाई थी वहाँ की, सलमा डैम बनाया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है वो भी हम लोगों ने बनाया था, चिमकाला में एक ट्रांसमिशन लाइन भी बनाई थी हम लोगों ने, स्कूल्स बनाए थे। तो भारत ने तो तकरीबन $3.1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है जो आज के समय में केवल बर्बाद हो रहा है वहां पे। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अभी
इंडियन एक्सप्रेस ने खुद से एक रिसर्च की है जिसमें ये पता चला है कि देखो हुआ क्या ना, राम मंदिर अभी बनने वाला है कुछ सालों में। तो राम मंदिर में अयोध्या के जो आसपास जगह है, अब लोगों ने वहां के जो एमएलए हो गए, मेयर हो गए, डीआईजी हुए, एसपी हुए, डीएम हुए, जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं, उनको पता है कि आसपास की जगहों के दाम अचानक से बढ़ने वाले हैं। राम मंदिर बन जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, अपने आप दाम बढ़ेंगे। तो आसपास के तकरीबन 5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक भी घर ऐसा नहीं है जो किसी इंडिविजुअल का रहा हो। सारे के सारे ऑफिशियल्स लोगों ने वो घर खरीद लिए है इस समय। तो ये पूरा निकल के आया है इंडियन एक्सप्रेस की अभी जो सर्वे हुआ है उसमें। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है 20 यूट्यूब चैनल्स को लेके कि इंडियन गवर्नमेंट ने 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है जो कि बेसिकली पाकिस्तान से थे और एंटी एजेंडा चला रहे थे इंडिया के खिलाफ। और गवर्नमेंट ने न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल नंबर 16 के तहत ये चैनल्स को बैन किया है इंडिया में। और हम देखते हैं कि जैसे कि पंच लाई हो गया, इंटरनेट वेब न्यूज़ हो गया, नेक्ड ट्रूथ हो गया, 48 न्यूज़ हो गया, ये चैनल्स के नाम है जिनको इंडिया में बैन किया गया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एक टेलीस्कोप को लेके। बेसिकली इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, चूंकि अभी तक का बनाया हुआ सबसे महंगा टेलीस्कोप होने वाला है, तकरीबन $10 बिलियन का है। नासा के द्वारा बनाया जा रहा है और ये बेसिकली यही कि अर्थ पे अर्थ की क्रिएशन कैसे हुई, बाहर हमारे अर्थ के बाहर और कौन कौन से प्लेनेट्स हैं उन सब की खोज करेगा, अलग अलग गैलेक्सी की खोज करेगा और हमारा उत्पत्ति कैसे हुई उन सब के बारे में पता लगाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी से लेके। तो देखो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी उसका नाम है वाडा और नेशनल हमारी जो है उसका नाम है नाडा। तो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी ने ये बताया है कि टॉप 3 देश, मतलब अगर टॉप खेलों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा डोपिंग होती है तो वो 2 है, एक तो बॉडी बिल्डिंग और दूसरा वेट लिफ्टिंग। और अगर वहीं पे बात करें कि टॉप 3 कौन से ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने इस साल में सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग के केस वहां पे पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं। नंबर 1 पे रशिया रहा है, सेकंड पे इटली रहा है और थर्ड नंबर पे भारत रहा है। भारत 2010 में हम लोग बात करें टॉप 50 में भी नहीं आता था, थर्ड नंबर पे आ गए हम लोग, इतना डोप करने लगे हैं। डोप बेसिकली ऐसे स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेना। देखो वाडा की जो वेबसाइट है उस पर साफ लिखा हुआ है कि तुम ये दवाइयाँ वाइयाँ ये चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें एक अननेचुरल एडवांटेज देती हैं अपने अपोनेंट के प्रति, तो उनको तुम अपनी बॉडी को एनहांस करने में नहीं ले सकते। और हाँ बाय द वे, सप्लीमेंट और डोपिंग स्टेरॉइड्स दोनों में अंतर होता है, ये बात समझने की जरूरत है। सप्लीमेंट्स तुम्हारी नेचुरल ग्रोथ के लिए होते हैं और डोपिंग तुम्हें एक अननेचुरल एडवांटेज दिलाते हैं जो केमिकल्स वगैरह से बने होते हैं कई बार। तो वो पूरी लिस्ट डली होती है वाडा की वेबसाइट पे कि ये इंग्रेडिएंट्स तुम्हें नहीं लेने हैं, तो उन सबको जो भी लेते हैं तो वो लोग डोप में गिने जाते हैं, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल। अगर इंडिया में बात करें तो इस साल टोटल की मतलब अगर ओवरऑल की बात करें तो 151 तकरीबन ऐसे केसेस निकल के आए हैं, 152। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एक्सपोर्ट्स को लेके कि एक्सपोर्ट्स का हम लोग जानते हैं इंडिया का टारगेट था $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का 2021 में, जो ऑलमोस्ट 2021 एंड पे आ गई है। और अभी तक हम लोगों ने उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी अचीव कर लिया, $350 बिलियन से ज़्यादा कर चुके हैं हम लोग। और जिसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको किया है इंडिया से, यूएस को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है $48 बिलियन का। सेकंड पे यूएई है $15 बिलियन से और थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ पे हम लोग देखते हैं सिंगापुर है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है। नंबर 1 पे यूएस, सेकंड पे यूएई, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे सिंगापुर। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है हमारे पीएसयूज को लेके, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, जितने भी सरकारी जो उपक्रम लगे हुए हैं उनकी, तो उनमें किसको कितना लॉस हो रहा है इनको लेके एक डाटा आया है। तो अगर पिछले 1 साल में बात करें, सबसे ज्यादा लॉस नंबर 1 पे रहा है बीएसएनएल, जिसको तकरीबन 15,000 करोड़ का घाटा हुआ है पिछले साल। सेकंड पे एयर इंडिया रहा है, जिसको तकरीबन 7,700 कुछ करोड़ का घाटा हुआ है। थर्ड पे ओएनजीसी विदेश है और फोर्थ नंबर पे नेशनल इंश्योरेंस है। मतलब ये टॉप पीएसयू से जिनको घाटा हुआ है। अब सोचो, एक अंदाजा लगाते हैं, 2017-18 में ऐसे 143 पीएसयूज थे जो घाटे में चल रहे थे, और आज तकरीबन 181 ऐसे पीएसयूज हैं जो घाटे में चल रहे हैं हमारे कैंसर करके। तो इससे हमें, और पिछले 1 साल में बात की है तो तकरीबन 1.55 लाख करोड़ का घाटा हुआ है केंद्र सरकार को इसकी वजह से। और ये कैग की रिपोर्ट में आया है ये पूरी डाटा बेसिकली। तो देखो, जब भी पीएसयूज को घाटा होता है उससे हमारे देश को घाटा होता है,
भाई ये कि सरकार की इनकम कम होगी, सरकार को दूसरी जगह के पैसे इधर लगाने पड़ेंगे, वो सब रट्टे हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल, बस एक डाटा आया था। एक नेक्स्ट न्यूज है जो ताइवान को लेके आई है कि ताइवान ने इंडिया में एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने की बात कही है, जो कि एफटीए के तहत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत की जाएगी। और यूएसए के बाद इंडिया सेकंड ऐसा देश बन जाएगा जहां पे ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाएगा। और अगर लगाता है जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बाय द वे, अगर हम लोग बात करें कि ताइवान से हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, तो देखो हुआ क्या था। कुओमिंटैंग हम लोग जानते हैं, जो चाइना सिविल वॉर के बाद में हार गए थे, और फिर वो लोग ताइवान चले गए थे। फिर वो लोग कहते हैं कि चाइना हमारा पार्ट है, चाइना कहता है ताइवान हमारा पार्ट है। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम टाइप का फॉर्मूला बना हुआ है वहां पे। लेकिन इवन दो इंडिया 2010 से ही 1 चाइना पॉलिसी को रिफ्यूज करता चला आया है, और पिछले 25 साल से हमारे ताइवान से रिलेशनशिप्स हैं। तो उन्हीं रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने और एक नए दौर में ले जाने के लिए अभी ये इंडस्ट्री सेटअप करने की बात चल रही है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेके। अब ये क्या है, जो वेस्ट वाटर होता है उससे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाएगा। बेसिकली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक होती है उसके द्वारा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे वेस्ट वाटर से। अब ये बनाना कैसे है ये तो पता कर लिया गया है, लेकिन ये इतना महंगा है कि ये भी बनाया नहीं जा सकता। अगर इसको अफोर्डेबल बना दिया जाए तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी काम आएगा, और इवन दो हमें किसी अन्य रॉ मटेरियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है गुड गवर्नेंस वीक को लेके। हम जानते हैं साल का आखिरी महीने का आखिरी हफ्ता गुड गवर्नेंस वीक के तरीके से मनाया जाता है। तो दिसंबर का आखिरी हफ्ता हर साल। तो इस साल की अगर इंडिया की माने तो इंडिया की जो थीम है वो है प्रशासन गांव की ओर। ये थीम रखी गई है गुड गवर्नेंस वीक की। और ईज ऑफ लिविंग की बात करें, वर्कशॉप्स होंगी अलग अलग जगह, मिशंस कर्मयोगी भी चलाया जाएगा इसी हफ्ते, और जो गुड गवर्नेंस पोर्टल है वो भी लॉन्च किया जाएगा इसी वीक में। तो ये कुछ काम है जो इस हफ्ते होंगे। और अगर गुड गवर्नेंस की बात करें ना, तो यूएन ने गुड गवर्नेंस को 8 फैक्टर्स में बांट के रखा है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटेबिलिटी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, फॉलो द रूल गवर्नमेंट, और पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। तो और हाँ बाय द वे एक और है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड गवर्नमेंट। तो ये 8 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनमें यूएन ने गुड गवर्नेंस को बांट के रखा है कि किसी भी देश को अगर अपने यहाँ गुड गवर्नेंस को इंपोज करना है तो इन फैक्टर्स को मानना चाहिए। तो और देखो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया गुड गवर्नेंस पे काम नहीं कर रहा। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हम लोग गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालते हैं, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं लगातार। और इवन दो ज़्यादातर राज्यों में ये हो गया है कि जितने भी सरकारी काम है उनको ऑनलाइन ही किया जा रहा है। इवन दो जो फाइलें इधर से एक से दूसरी जगह जाती थी, लटक जाती थी, ये सब रट्टे चलते थे, उन सबको भी खत्म किया जा रहा है। और हर काम को, पूरे के पूरे सरकारी काम को कंप्यूटर्स पे लाया जा रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके आए थे 2005 में, जिसके तहत कोई भी किसी की भी जानकारी ले सकता है, सरकारी जानकारी ले सकता है कि सरकार में कौन सा काम कहाँ तक पहुंचा है, कितना पैसा लगा, ये सब वो भी एक गुड गवर्नेंस के में ही आता है। और लोकपाल वगैरह क्या है, ये सब गुड गवर्नेंस के ही पार्ट है। तो दैट्स ऑल। आज की न्यूज़ तो इतनी थी। अब यहाँ से शुरू होते हैं एडिटोरियल। तो आज का जो पहला एडिटोरियल है वो आया है वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर। अब देखो हुआ क्या, बहुत शोर शराबा हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इलेक्टोरल जो बिल है वो पास हो गया। अब आज से अब बस प्रेसिडेंट के साइन रह गए तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है ये कानून इंडिया में। अब इस कानून में क्या क्या चीजें बदली गई, पहले इनकी बात कर ले रहे हैं। पहला तो हमें हमारे आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग वोट वगैरह डाल पाएंगे, पहली बात। अब ये एक चीज और है, ये अभी रखा गया है वॉलंटियरली कि अगर हम चाहें तो लिंक करवा सकते हैं और चाहे तो लिंक ना भी करवाएं। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक नहीं करवाते हो तो तुम्हें लिखित रीजन देना पड़ेगा अपने इलेक्शन कमिश्नर को कि हम अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि कितना भी वॉलंटरीली कह लो, लेकिन ये बाय प्रैक्टिस कंपलसरी ही हो जाएगा। एक सेकंड चीज है कि ये क्यों लाया गया, पहले तो ये लिंक करने के लिए। इससे क्या होगा, मल्टीपल वोटर आईडी हट जाएगी, जो बोगस आईडीज वगैरह है वो सब खत्म हो जाएंगी। और हाँ, इसमें एक बदलाव और लाया गया, जैसे मान लो किसी के पति या पत्नी मिलिट्री में है तो उसकी पत्नी या पति जो कि घर पे है वो उसका भी वोट डाल सकेगा।
तो जिससे उसका भी रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सके इन सब चीज़ों के लिए। अच्छी बात है, चलो। हाँ, और वो भी तब वोट डालना है जब वो वहां पे वोट नहीं डाल पा रहा, किसी ऐसी स्थिति में है। अगर ऐसी स्थिति में है कि वोट डाल पा रहा है तो फिर वो डालेगा, सीधी सी बात है। अब ये तो ठीक है, लेकिन विपक्ष ने इस पे बहुत हंगामा मचाया है। विपक्ष का कहना यह है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। एक बार सोचो, हर इंसान का आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो जाता है। तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ पे गैस की किताब से भी लिंक है, तुम्हारा आधार कार्ड यहाँ पे बैंक की किताब से भी लिंक है, तुम्हारा आधार कार्ड हर दूसरी चीज से लिंक होता है। एक भी, क्योंकि आधार कार्ड एज एन बनाया ही इसलिए गया था कि सरकार तुम्हारे लिए भलाई की जो भी नए नए चीजें चलाती है, स्कीम्स चलाती है, उनमें तुम ऐड करके उनका फायदा ले सको। एक डेमोग्राफिक डिटेल तुम्हारी इनक्लोज रहती है आधार कार्ड में। जब तुम्हारा आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा ना, तो सरकार पे ये जानकारी भी होगी कि मानो एक गरीब व्यक्ति है, वो बीजेपी को वोट डाल के गया, तो बीजेपी या कांग्रेस जिसको भी वोट डाल के गया, तो उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे ये उज्ज्वला योजना को इंप्लीमेंट किया था, जो कि क्योंकि आधार कार्ड उसका लिंक है, तो पता पड़ जाएगा कि हाँ, इस आदमी पे उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला, इसको सरकारी योजना का फायदा मिला, और फिर इसने हमें वोट डाला। तो इसलिए जो इलेक्टोरल मिसगाइडिंग है, और जो हम कहते हैं देश में डेमोक्रेसी और कम हो जाएगी, ये कहना है हमारे विपक्ष का। और विपक्ष का कहना ये है कि पूरी तरीके से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन भी होगा, क्योंकि स्टैंडिंग जो भी गवर्नमेंट हुआ करेगी उसके पास में अपने वोटर्स को लेकर एक डेमोग्राफिक डिटेल आ जाएगी, और वो इलेक्टोरल माइंडसेट को चेंज कर सकता है लोगों के उसको लेकर। तो दैट्स ऑल। और एक चीज और है इसमें कि होना क्या चाहिए था, मतलब हुआ जो, वो तो हम लोगों ने बात कर ली। होना क्या चाहिए था, एक वाइडन कंसल्टेंस की जरूरत थी, एक मीनिंगफुल डिबेट की जरूरत थी, जो कि नहीं हुई। हुआ क्या, किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री हैं वो आए, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया, विपक्ष ने जब कहा कि कमेटी पे ये बिल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, कमेटी, जांच कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज पे ये बिल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटीज पे, तो उन्होंने कहा कि जो कमेटीज है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अब कमेटीज ने अप्रूवल कब दिया, कमेटीज ने, अगर कमेटीज पे ये बिल गया था तो कमेटीज क्या करती है, कमेटीज आम जनता से राय लेती है, वो राय कब ली गई, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं, या अगर है भी तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहती सरकार। तो ये क्यों नहीं लाना चाहती, इसको लेके कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये जवाबदेही कम होना ओवरऑल, जब हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसको देश में कम करता है। तो दैट्स ऑल। इस एडिटोरियल में तो यही था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, वो आया है जो चिली में अभी हमारे, देखते हैं चिली में जो लैटिन अमेरिका कंट्री है बाय द वे, चिली एक, और वहां पे एक नए राष्ट्रपति चुन लिए गए जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक, उनको लेकर। अब ये एडिटोरियल क्या है, चलो देखो। चिली हम जानते हैं एक तरीके से कॉपर पे ही डिपेंड करता है। चिली में कॉपर के बहुत बड़े 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 भंडारण है, आटाकामा डेजर्ट वगैरह में हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े भंडार है चिली में। हुआ क्या है, पहले हम पूरी बात करते हैं। 2019 में चलते हैं, पहले थोड़ा हिस्ट्री में। 2019 में हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेबनान में विस्फोट हो गया था, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, चिली में मेट्रो रेल का किराया, स्कूलों का किराया, हर चीज़ का किराया बढ़ा दिया गया था, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कॉपर के दाम ग्लोबल मार्केट में कम हो गए थे, इसलिए चिली की सरकार को भी घाटा हो रहा था। चिली की सरकार अपने लोगों पर टैक्स बढ़ाती जा रही थी, तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही थी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, उन सबको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। एट दी एंड यहाँ पे क्या होता है, बोरिक जो कि गैब्रियल बोरिक है, वो एक कॉलेज लीडर थे, ये निकल के आते हैं, जो वहां का यूथ नाराज था उसको साथ लेते हैं और एक सोशलिस्ट एजेंडा को लेके आगे चलते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि देखो होता क्या है चिली में, हम देखते हैं एक तरीके से ऐसी सरकार नहीं, चिली में कैपिटलिस्ट सरकार थी बहुत ज्यादा। चिली में इससे पहले जो सरकार थी वो कैपिटलिस्ट सरकार थी, तानाशाह टाइप की सरकार थी। अब लेकिन आज हम देखते हैं पूरी लैटिन अमेरिका की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोलिविया की बात कर ले, हम लोग चिली की बात कर ले, हम लोग अर्जेंटीना की बात कर ले, इवन दो अगर हम लोग ब्राजील की भी बात करें तो वहां की भी सरकार से लोग काफी नाराज हैं। अभी ये चुनाव आएंगे, इनमें मुश्किल पड़ जाएगा इनको, पर जो भी है, तो बेसिकली हर जगह सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती जा रही है। हम लोग पोस्ट कोरोना काल में देखते हैं कि हर जगह ये गवर्नमेंट हट रही है और पूरे लैटिन अमेरिका में क्या आ रहा है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ रही है। बट याद रखना, अमेरिका हमेशा से कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देते आया है लैटिन अमेरिका में, तो सोशलिज्म का उदय
जब हम लोग लैटिन अमेरिका में सोशलिज्म के उदय की बात करते हैं तो ये अमेरिका के हार के रूप में देखी जाती है। और बाद में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था। तो अगर हम लोग बात करें ना कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट की, तो धीरे धीरे 2017 के बाद से हम लोग देखते हैं कि पूरे ही लैटिन अमेरिका में सोशलिज्म की एक लहर आ गई है। अभी अगर चिली की बात करें तो लेफ्ट कैंडिडेट जो थे वो गैब्रियल थे, जो कि 35 साल के हैं। उन्होंने एक लिबरल आइडिया को लेकर चले, सोशल इशूज को उठाया, वेलफेयर की बात की, एलजीबीटीक्यू की बात की, वुमेन्स वेलफेयर की बात की, और वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए। अगर हम लोग बात करें थोड़ा पीछे, तो हम जानते हैं कि 1973 से अमेरिका है जो काइंड ऑफ चिली पे अपना ही रिप्रेजेंटेटिव बिठाता रहा है। चाहे हम लोग अगस्तो पिंचोटी की बात कर ले तो वो भी अमेरिका के द्वारा ही 1973 में बिठाए गए थे, जो एक तरीके से तानाशाह थे। आज इन्वायरमेंट, और हाँ बाय द वे एक चीज और, कि यहाँ पे अभी जो गैब्रियल बुरक चुन के आए हैं, उनका कहना ये है, अब इनमें कुछ फ्लॉ भी है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अमेरिका को देख लो कितना ज्यादा ग्रीन उत्सर्जन करता है, ग्रीन गैसेस का उत्सर्जन करता है। हम लोग आएंगे, हम लोग इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाने वाले काम करेंगे। अब एक बार सोचना, हमेशा ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट ही नुकसान पहुंचाते हैं और सोशलिस्ट फायदा करते हैं। सीधी सी बात यह है कि जिसके पास में पैसा होता है वह गवर्नमेंट इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। चाहे हम चाइना की बात करें, रशिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, जहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स भी हैं, उन लोगों ने भी इन्वायरमेंट को बराबर नुकसान पहुंचाया जितना कैपिटलिस्ट ने। बट वही है कि एक पार्टी का एजेंडा मान लो या उनका खुद का एजेंडा मान लो कि हम इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचाएंगे, ये कैपिटलिस्ट है, ये बर्बाद कर देंगे, ये करके आ गए वो। इन लोगों ने एक कोalition बनाया। बेसिकली कोalition जैसे हम लोग देखते हैं कि बीजेपी ने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ के यहाँ पे एनडीए बना के रखा है, कांग्रेस ने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ के यूपीए बना के रखा है। ऐसा ही गैब्रियल की पार्टी जो है उसने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ के एक कोalition बनाया है जिसका नाम है अप्रूव्ड डिग्निटी। तो ज्यादातर ये डिग्निटी की बात करते हैं, लोगों के सम्मान की बात करते हैं, लोगों को फ्रीवीज की बात करते हैं कि जो और देशों में मिलती है, इनइक्वालिटी खत्म करने की बात करते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज याद रखना, सरकारी सम्मान और डिग्निटी को बनाए रखने की बात कहना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। सरकार की सहायता आज हर एक नागरिक का हक है। आज हम देखते हैं दिल्ली में 4 चीजें फ्री मिलती हैं, दिल्ली सरकार 4 जगह बैनर लगा देती है, हमने ये फ्री दिया, वो फ्री दिया। केंद्र सरकार कोई चीज फ्री देती है तो वो 4 जगह बैनर लगा देती है, हमने ये दिया, वो दिया। कि राशन बांटा फ्री तो उसके लिए बैनर लग गए, फ्री वैक्सीन लगी तो उसके लिए बैनर लग गए। देखो सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स लेती है और उसको ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों में। सरकार ने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए हैं तुम्हें, तुमसे ही पैसा लिया टैक्स का और उसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट करके तुम लोगों को ही वापस दिया है, चाहे फ्री में ही क्यों ना दिया हो। ये सरकार की ड्यूटी थी और वहां के लोगों का अधिकार था कि जो उसको मिलना चाहिए था। एक डिग्निटी का अप्रूवल नहीं दे रहे हो तुम्हें, और ये अप्रूव्ड डिग्निटी जैसी इनकी पार्टी का जो कोalition इन्होंने नाम भी रखा है और उसी एजेंडे को लेकर ये आगे चलते हैं, ये इनके खुद के सोशलिज्म के लिए और ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है चिली में आगे जाके। अब आज की बात करें तो चिली में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है और हम देखते हैं 2010 से तांबे के लगातार दाम गिरते चले जा रहे हैं, तो चिली की ओवरऑल इकोनॉमी भी गिर रही है। तो अभी तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। और हाँ बाय द वे एक चीज और है, इनसे जो पहले गवर्नमेंट थी, हम लोग जनरल पिचोटे की बात करते हैं, जनरल पिचोटे ज्यादातर अपने एक्सपर्ट्स की टीम में, क्योंकि हर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक एक्सपर्ट्स की टीम में रखता है जिसकी सलाह पे वो लोग काम करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे कोई भी हो, तो उनके एक्सपर्ट्स की टीम में ज्यादातर शिकागो बॉयज थे। और हाँ अगर किसी को नहीं पता है शिकागो बॉयज कौन होते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़े हुए ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं उनको शिकागो बॉयज कहा जाता है। इवन तो हमारे मनमोहन सिंह भी शिकागो बॉयज को अपनी टीम में रखते थे और ज्यादातर तानाशाह लोग शिकागो बॉयज को अपनी टीम में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह तानाशाह नहीं है, मतलब बेसिकली ज्यादातर तानाशाह लोग रखते हैं। तो जो नियो लिबरलिज्म है उसको बढ़ाने की बात की गई थी कहां पे, चिली में। उस वजह से हर चीज ये भी प्राइवेट करो, वो भी प्राइवेट करो, वो भी प्राइवेट करो, इतना प्राइवेटाइजेशन किया पिछली गवर्नमेंट ने, उस वजह से असमानता बढ़ती ही चली गई। अब बोरेक जो आए हैं इनका कहना ये है कि हम सोशलिज्म को लेके आएंगे, हम एक नए चिली का उदय करेंगे और आने वाले समय में इस प्राइवेटाइजेशन को कम किया जाएगा और फिर से सोशलिज्म को स्थापित किया जाएगा और सरकार हर चीज अपने हाथ में लेगी। इवन दो जितनी भी माइंस वगैरह है वो भी जिन लोगों को दे दी गई हैं वो भी सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इनके सोशलिज्म का मॉडल देखने में बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट भी है, और अगर ये
जिस तरीके से चलते हैं वो डिपेंड करेगा कि चिली का आने वाला भविष्य कैसा होगा। दैट्स ऑल। तो बस यही सब लिखा था इस एडिटोरियल में। एक आज का लास्ट एडिटोरियल है जो आया है टेक्नोलॉजी और फार्मिंग को लेकर। अब ये क्या है, देखो आज की समय में हम लोग बात करते हैं तो न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अगर हम लोग कुछ भी करने जाते हैं टेक्नोलॉजी हर जगह है, और वो टेक्नोलॉजी फार्मर्स भी इससे दूर नहीं रह सकते, उन्हें इसको अपनाना ही पड़ेगा, किसानों को भी टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हम लोग कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को जोड़ने की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी को हर जगह जोड़ना जरूरी है। आज बेसिकली ये पूरा जो एडिटोरियल है ये स्टार्टअप पे बेस है। अब स्टार्टअप कैसे, स्टार्टअप देखो आज हम लोग देखते हैं किसान को, अगर किसान मंडी में बेचने जाता है कोई चीज, या फिर किसान एक सीधे इंसान को बेच देता है, किसान को उसमें ज्यादा फायदा होगा, और जिसको चाहिए उसको सीधा अच्छा जो फल फ्रूट जो भी चीजें जो किसान से ली उसको ताजा मिल जाएगी, सब्जी अब्जी। उत्पादन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, मेकिंग बढ़ेगी। हम लोग देखते हैं कि, और हाँ इवन दो जब टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ेगा तो डिजास्टर की वार्निंग भी उसे पहले मिल जाया करेगी। बायोटेक्नोलॉजिकल उत्पादन में भी फायदा मिलेगा। इवन दो अगर डिजिटल को मैकेनिकल से जोड़ दिया तो हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें फायदा मिलेगा, कि डिजिटल मैकेनिज्म होता है, चाहे हम लोग स्प्रिंकलर वाटरिंग की बात कर लें, चाहे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे हम लोग बायो खाद की बात कर लें, बीज की बात कर लें, किसी भी प्रकार की। किसान को आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है, और इनमें एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप कैसे निभाएंगे, देखो एक एग फंडर नाम की संस्थान है, उसका कहना यह है कि भारत में जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है वो 2020 में तकरीबन 619 मिलियन डॉलर के होते थे, जो 2021 में बढ़ के 2 बिलियन डॉलर के हो गए हैं। बेसिकली चाइना में जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं वो आज तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के हैं, अमेरिका में भी 10-15 बिलियन डॉलर के हैं, लेकिन इंडिया में ये जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये 2024-25 तक तकरीबन 24 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे। मतलब ये पोटेंशियल है इंडिया में 24 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की, जो आज हम लोग 2 बिलियन डॉलर पे हैं। और बाय द वे जो किसान कानून आए थे वो ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, लेकिन वो रिपील हो गए तो उनकी बात नहीं करेंगे अपन लोग। आज देखो स्टार्टअप्स क्या करते हैं, स्टार्टअप्स एआई लेके आते हैं, मशीन लर्निंग लेके आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेके आते हैं। वह व्यवसाय को, किसान को सीधे व्यवसाय से जोड़ देते हैं, मंडी और बिचौलियों को खत्म कर देते हैं। आज वही हम बात है ना, चाहे हम लोग देहात नामक स्टार्टअप की बात करें जो ईस्टर्न यूपी और बिहार जैसे एरिया में चलता है, हम लोग निंजा कार्ट की बात करें, हम लोग बिग बास्केट की बात करें, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने किसानों को सीधे खुद से जोड़ा है और दूसरी तरफ सीधे कंज्यूमर को जोड़ा है, जिससे ये डायरेक्ट बेच रहे हैं। बिचौलिए खत्म हो गए, किसान को ज्यादा फायदा मिला। फार्मर्स को बिजनेस तक पहुंचाना जरूरी है, उसमें स्टार्टअप एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, जिनकी तरफ सरकार को इस समय ध्यान देना जरूरी है। अगर हम लोग अच्छे फूड की बात करें, फार्मर की इनकम बढ़ाने की बात करें, इवन दो फूड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात करें, क्योंकि आज हमारे देश में 25% जो फूड किसानों के द्वारा उगाया जाता है वो वेस्ट चला जाता है, और इन स्टार्टअप्स को अगर जोड़ दिया गया तो केवल 4% फूड है जो वेस्ट जाया करेगा। फूड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हमारे देश में लोग जो भूखे सोते हैं उनको भी खाना मिल जाएगा इसी के चलते। तो अगर ओवरऑल हमें फायदा करना है तो आज किसानों को टेक्निकल दुनिया में इंटरनेट पे लाना जरूरी है, क्योंकि जब वो डिजिटल होंगे तभी वो ऐसे स्टार्टअप से जुड़ पाएंगे, और ये स्टार्टअप्स एट द एंड उनको बहुत ज्यादा उनकी इनकम बढ़ाने में फायदे करेंगे, और सरकार को इस पे अभी सोचने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 22 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।